एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ खेले कूदते, साथ साथ रहते हुए दोनों बड़े हुए। एक का नाम आदित्य था। आदित्य एक मनचला किस्म का व्यक्ति था और एक मित्र का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ एक समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति था। अब उनकी मित्रता इतनी पुरानी हो चुकी थी कि लोग उसकी दोस्ती का उदाहरण देते थे। दोनों अपने घर में खेती के काम में हाथ बटाते थे। एक दिन, मित्र, क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यापार शुरू करें। हाँ मित्र, लेकिन किसका व्यापार करें? मसाले का व्यापार करते हैं। हाँ मित्र, पहले अपने ही गांव से शुरू करते हैं। कल ही कोई जगह देखते हैं। हाँ मित्र। फिर दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे उनका व्यापार चल निकला और दोनों खूब अमीर हो गए। वे ठाट बाट से रहने लगे। धीरे धीरे एक समय आया कि दोनों का विवाह हो गया। उनको साथ साथ व्यापार करते 7-8 वर्ष बीत चुके थे। तभी आदित्य के मन में न जाने कहां से बेईमानी आ गई और वह व्यापार में हेराफेरी करने लगा। सिद्धार्थ आदित्य पर खूब भरोसा करता था, इसलिए उसे इस गड़बड़ी की भनक तक नहीं लगी। आदित्य व्यापार में घाटा दिखाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया कि सिद्धार्थ उस व्यापार का भागीदार ही नहीं रहा। सिद्धार्थ ने ऐसा धोखा जिंदगी में पहली बार खाया था। सिद्धार्थ कुछ दिनों तक शांत रहने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सिद्धार्थ एक उम्मीदवादी व्यक्ति था। फिर उसने पैसे का इंतजाम किया और फिर व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे सिद्धार्थ का व्यापार चलने लगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये भी मंजूर नहीं था। उसकी दुकान में चोरी हो गई, जिससे उसका व्यापार इस चोरी से उभर नहीं पाया। सिद्धार्थ अब कंगाल हो चुका था। फिर उसका दिन परेशानियों में बीतने लगा। जैसे तैसे उसका जीवन चलने लगा। फिर सिद्धार्थ ने सोचा, इस तरह जीने से अच्छा है कि मैं फिर से कोई व्यापार करने का प्रयास करूं। लेकिन मैं पैसे का इंतजाम कहां से करूं? फिर उसने अपने पत्नी के गहनों को बेचकर पैसे का इंतजाम किया और बाहर देश व्यापार करने निकल गया। वह देश विदेश घूम घूम कर व्यापार करने लगा। फिर एक दिन किसी नगर में उसे कहीं से पता चला कि सहारनपुर में चंदन बहुत महंगा बिकता है। अतएव उसने अपनी सारी संपत्ति का चंदन खरीद लिया और उसे बेचने के लिए सहारनपुर की ओर रवाना हुआ। जब वह सिद्धार्थ सहारनपुर के समीप पहुंचा, पास में ही अपना पड़ाव डाल दिया। सहारनपुर के एक चंदन के व्यापारी ने एक व्यापारी के आने का हाल सुना। सहारनपुर के व्यापारी बड़ा चिंतित हुआ और सोचने लगा कि यदि वो सौदागर यहाँ आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी। इस वास्ते कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि ये सौदागर शहर में दाखिल होने से पहले ही जाल में फंस जाए। ये सोचकर वह व्यापारी कुछ चंदन लकड़ियां लेकर सिद्धार्थ के पड़ाव के पास आकर रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई तो उसने डेरे के पास चंदन की लकड़ियां जलाईं। जब सिद्धार्थ को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सहारनपुर का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। ये देखकर उस सिद्धार्थ को बड़ा अफसोस हुआ। मैंने तो सुना था कि सहारनपुर में चंदन बहुत महंगा बिकता है। इस वास्ते मैं अपने सारे रुपयों का चंदन खरीद लाया हूँ, परंतु आप तो इसे ईंधन की लकड़ियों की तरह जला रहे हैं। अफसोस, तुम बुरी तरह से मारे गए। यहाँ तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। क्या मेरी मेहनत और लागत व्यर्थ ही जाएगी? मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तुम शोक न करो, मुझे तुम्हारी दशा पर बड़ा रहम आता है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हारा सब चंदन खरीद लेता हूँ। तुम मेरे साथ सहारनपुर चलो, वहाँ इसके बदले में इतने ही वजन की जो चीज चाहो वह ले लेना। मैं खुशी से दे दूंगा, परंतु एक डर है, संभव है वहां पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा न करने दें। इस वास्ते इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा लिखा जाना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी अपने वायदे से न फिर सके। वह सिद्धार्थ रजामंद हो गया और इस प्रकार का एक प्रतिज्ञा पत्र लिखकर गवाहों के दस्तखत कराए गए। इसके बाद वे दोनों व्यापारी सहारनपुर आए। सिद्धार्थ एक सराय में जाकर ठहर गया। उस सराय का मालिक एक प्रतिष्ठित भटियारा था। अगले दिन, महाशय, ये चंदन का क्या भाव है?
ये चंदन तो यहाँ हीरे से भी महंगा बिकता है। यहाँ के व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, परंतु अब हो ही क्या सकता था। अगले दिन सिद्धार्थ अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर को निकला। एक जगह देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। हम तो एक शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की आज्ञा का पालन करे। ठीक है, मैं राजी हूँ। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। सिद्धार्थ खेल के लिए राजी हो गया और सिद्धार्थ खेल हार गया। अब तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं राजी हूँ। बताओ, तुम्हारी कौन सी बात पूरी करनी है? मेरा हुक्म है कि तुम समुद्र का पानी पी जाओ। ये बात सुनकर सिद्धार्थ को बड़ा क्रोध आया। ऐसी असंभव बात को कौन पूरा कर सकता है? इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में से एक काना आगे बढ़ा। वास्तव में ये सौदागर बड़ा ही धूर्त है। इसने मेरी एक आंख चुरा ली है। मेरी आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी इस सौदागर की है। कि काना अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाया था कि दूसरा आदमी आगे निकल आया। वह अपने हाथों में एक पत्थर लिए हुए था। वो लोगों से कहने लगा कि मेरे पास इस तरह के पत्थर का एक पाजामा था, वह इस आदमी ने चुरा लिया है। इस आदमी से मेरा पाजामा दिलवा दें। कि यह सुनकर लोगों ने सिद्धार्थ को पकड़ लिया और उससे पत्थर का पाजामा तथा काने की आंखें मांगने लगे। सिद्धार्थ ये चीजें कहाँ से देता? सिद्धार्थ बेचारा भौचक्का सा रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। उस समय उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता था। इतने में ही वो सराय का भटियारा हो हल्ला सुनकर उधर आ निकला। उसे सिद्धार्थ की इस दुर्दशा को देखकर बड़ा दुख हुआ। सब हाल दरियाफ्त करके उसने लोगों से कहा कि तुम इसे मेरी जमानत पर छोड़ दो। जिस दिन और जिस अदालत में कहोगे मैं इसे पेश कर दूंगा। सहारनपुर में भटियारे की ईमानदारी की बड़ी शोहरत थी। लोग उसका विश्वास करते थे। उन्होंने ये बात मान ली। ये शहर ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम उनके जाल में बुरी तरह फंस गए हो। परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। संभव है उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। बात यह है कि इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। ये सब लोग शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूत सुनाया करते हैं और वह अंधा उनकी बातें सुनकर ठगई की तरह तरह की तरकीबें बताया करता है। जिस प्रकार भी हो सके तुम भी आज रात को ठगों का वेश बनाकर उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है वे भी जरूर पहुंचेंगे। ठगों का उस्ताद जो परामर्श इन लोगों को दे उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे की बात जरूर निकल आएगी। तदनुसार सिद्धार्थ रात को ठग का रूप बनाकर बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया और फिर उन बदमाशों की सारी बातें सुनने के बाद सराय में लौट आया। नियत तिथि पर भटियारा सिद्धार्थ को साथ लेकर अदालत में हाजिर हुआ। काजी ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया। तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? मैं अपने वायदे के अनुसार चंदन देने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसके बदले में इसी वजन का पिस्सू नामक जानवर मुझे दिलाया जाए। ये सौदागर बेईमान नहीं है। ये प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार माल देने के लिए तैयार है। अब तुम अपने वायदे के अनुसार चंदन के बराबर पिस्सू तोल दो। जितना चंदन उसके पास है सब तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। सहारनपुर के व्यापारी ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अंधे उस्ताद ने जो बात कही थी वही सामने आई। उसने काजी से गिड़गिड़ाकर कहा, मैं अपने दावे को वापस लेता हूँ। नवयुवक सौदागर जिस कीमत पर चाहे अपने चंदन को बेच सकता है। तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया और इस भोले सौदागर को मुफ्त में ही तंग किया। इसलिए तुम पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाता है, जिसमें से आधी रकम सौदागर को दी जाएगी। सहारनपुर का व्यापारी बहुत रोया गिड़गिड़ाया, परंतु न्यायप्रिय काजी ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने के रुपए वसूल करके उनमें से 1000 रुपए सिद्धार्थ को दिलवा दिए। अब दूसरे आदमी की पेशी हुई। वह डरता कांपता सामने आया। उसने पत्थर के कुर्ते और
पाजामे की जो चोरी का इल्जाम सिद्धार्थ पर लगाया। हजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका कुर्ता और पाजामा कुछ नहीं चुराया। मेरी राय में तो पत्थर का पाजामा और कुर्ता बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकते हैं तो यह मुझे पत्थर का धागा ये चीजें सिलवाने के लिए दिला दे। ठीक है, पहले पत्थर का धागा लाकर दो, फिर सौदागर तुम्हें पाजामा और कुर्ता सिलकर देगा। परंतु वह आदमी पत्थर का धागा कहाँ से लाता? वह आदमी कुछ भी जवाब न दे सका और काजी के भय से थर थर कांपने लगा। काजी मुंसिफ तो था ही, परंतु स्वभाव से भी बड़ा कठोर था। काजी को इस आदमी की धोखेबाजी मालूम हुई तो बड़ा क्रोध आया। उसने हुक्म दिया कि इस बदमाश को हवालात में बंद करके 20 कोड़े लगवाओ। सिपाही उसे पकड़कर जेलखाने में ले गए। अब की बार काना खड़ा हुआ और अपनी आंख की चोरी का दावा पेश किया। अन्नदाता ने भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। श्रीमान, खुद सोचकर देखें कि भला कहीं आंख भी चुराई जा सकती है, और अगर इसका दावा सच्चा ही है तो मैं आंख देने के लिए तैयार हूँ। पहले ये अपनी दूसरी आंख निकालकर सामने रखे, फिर मैं अपनी आंख निकालकर इसकी आंख के साथ तोलूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन एक ही हुआ तो मैं वह बड़ी खुशी से दे सकता हूँ, वरना इसे झूठ बोलने का उचित दंड दिया जाए। तुम आंख निकाल कर बाहर रखो। ये हुक्म सुनकर काने के होश उड़ गए। कुछ रुपए के लालच में बची खुची एक आंख भी चली गई। वह काजी से गिड़गिड़ाकर रोकर माफी मांगने लगा। इसे भी 20 कोड़े लगाओ, और अगर आगे से यह कोई हरकत करे तो आजन्म कैद में रखा मैंने जाए। सौदागर को खेल में हराकर शर्त पूरी करने की बात हुई थी। अब सौदागर को शर्त पूरी करने के लिए कहिए या मुआवजा दिलवाए। सरकार, यह आदमी भी ठगों की मंडली में से एक है। इसने धोखा देकर मुझसे ऐसी कठिन शर्त करा ली है, परंतु मैं इस असंभव शर्त को भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप इससे उन समस्त नदियों का पानी रुकवा दें जो समुद्र में गिरती रहती हैं। यदि यह पानी बराबर उसी तरह समुद्र में गिरता रहा तो मैं नहीं पी सौदागर सकूंगा। ठीक कहता है। तुम पहले नदियों का पानी रोको, बाद में सौदागर से पानी पीने के लिए कहा जाएगा। उसने ये सुना तो पसीना आ गया और आंखें मीचकर काजी की अदालत में लेट गया। काजी ने ये देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसकी मुश्कें बांध दो और इसकी पीठ पर कोड़े लगाओ। कोड़ों का नाम सुनकर उसने आंखें खोल दी और रोना पीटना शुरू किया। वह बार बार अपने कान पकड़ता था और कहता था कि आइंदा कभी किसी के साथ धोखा न करूंगा, परंतु काजी अपने हुक्म पर अटल था। सिपाही उसको बांधकर जेल में ले जाने लगे। सिद्धार्थ को उन सभी पर बड़ी ही दया आई। हुजूर, इन लोगों को जो कुछ भी मेरे साथ करना था वह तो कर चुके। इन लोगों की करनी इनके साथ है, परंतु मुझे इस प्रकार की शिक्षा मिली है कि शत्रुओं के अपराधों को भी क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके कसूरों को माफ कर दें। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर काजी बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। चारों धोखेबाजों ने ईश्वर की शपथ खाकर कहा कि हम आगे से किसी के साथ दगा नहीं करेंगे। फिर सिद्धार्थ सहारनपुर में ही रहकर अपना व्यापार जमा लिया और फिर यहाँ रहकर खूब पैसे और नाम कमाया।